नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। फिलिस्तीन का पाकिस्तान से राजदूत वापस बुलाने का फैसला, भारत के सख्त एतराज के बाद कार्रवाई। हाफिज सईद की रैली में शामिल होने पर जताया खेद। देश में शांति और विकास के लिए संसद में प्रभावी कामकाज जरूरी, उपराष्ट्रपति का कोलकाता में संबोधन। राजनीतिक दलों पर संसद के बेहतर संचालन की जिम्मेदारी। मुंबई में 100 रेस्टोरेंट्स और पब्स के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। आगजनी मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस। दिल्ली में भी रेस्टोरेंट्स और पब्स की जांच। उत्तर भारत में बढ़ी ठंड, शीतलहर की चपेट में कई इलाके। लेह में पारा 0 से 14 डिग्री नीचे। कोहरे से रेल और हवाई सेवा पर असर। पद्मावती फिल्म पर संजय लीला भंसाली को राहत। सेंसर बोर्ड कुछ संशोधन के साथ यूए सर्टिफिकेट देने को तैयार। पद्मावत नाम रखने का दिया सुझाव। भारत की कड़ी आपत्ति के बाद फिलिस्तीन ने पाकिस्तान में मौजूद अपने राजदूत वलीद अबू अली को वापस बुलाने का फैसला किया है। फिलिस्तीन ने आतंकी हाफिज सईद की रैली में राजदूत की मौजूदगी पर गहरा खेद भी जताया है। फिलिस्तीन ने साफ किया है कि वो भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों के साथ कोई संबंध नहीं बना सकता। रावलपिंडी में आयोजित इस रैली में जमात उद दावा के प्रमुख आतंकी हाफिज सईद के साथ फिलिस्तीन के राजदूत वलीद अबू अली की मौजूदगी ने भारत में चिंता और गुस्सा दोनों बढ़ा दिया। भारत ने फिलिस्तीन से इस मामले में कड़ी आपत्ति जाहिर की। भारत ने दिल्ली में फिलिस्तीन के राजदूत के साथ साथ रामल्ला में फिलिस्तीनी सरकार के सामने अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि रावलपिंडी में 29 दिसंबर को हुए एक कार्यक्रम में फिलिस्तीन के राजदूत की संयुक्त राष्ट्र से घोषित आतंकी हाफिज सईद के साथ मौजूदगी किसी हाल में स्वीकार्य नहीं है। भारत के सख्त रवैये के बाद फिलिस्तीन ने तुरंत इस मसले पर गहरा खेद जताया। फिलिस्तीन ने भारत सरकार को दिए जवाब में कहा कि वो इस कार्यक्रम में फिलिस्तीन के राजदूत की मौजूदगी को गंभीरता से ले रहा है और पूरे मामले से उचित तरीके से निपटा जाएगा। फिलिस्तीन ने भारत के साथ रिश्तों की अहमियत को मानते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वो हमेशा भारत के साथ है और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधि करने वालों के साथ कभी भी कोई संबंध नहीं रख सकता। इसके बाद फिलिस्तीन ने कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में अपने राजदूत वलीद अबू अली को वापस बुलाने का फैसला किया। As long as this terrorists are there, it's not accepted to us. Especially we are supporting India in its fight against terrorism. And because of that, my government directly called our ambassador to go back home. रावलपिंडी में इस रैली का आयोजन दिफा-ए पाकिस्तान काउंसिल ने किया था। ये दरअसल 40 से ज्यादा राजनीतिक और धार्मिक संगठनों का वो गठबंधन है जिनका रुझान रूढ़िवादी और भारत विरोधी रहा है। भारत के लिए दरअसल ये इसलिए अहम है क्योंकि भारत फिलिस्तीन के मुद्दे पर हमेशा उसके साथ रहा है। बीते कुछ सालों में भारत के इजराइल के साथ संबंध बनने के बावजूद दोनों देशों के बीच संबंध खराब नहीं हुए। भारत की नीति इजराइल के साथ अच्छे संबंधों को बनाए रखते हुए फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाने के लिए मजबूत समर्थन देने की रही है। 6 दिसंबर 2017 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देने की घोषणा की तो भारत ने इस मसले पर फिलिस्तीन का ही पक्ष लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी भारत ने फिलिस्तीन का ही साथ दिया और यरूशलेम को इजराइल की राजधानी मानने के विरोध में वोट दिया। फिलिस्तीन इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है। हाल ही में इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय बहस के बीच भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अदनान अली हैजा ने खुद राज्यसभा टीवी पर सबसे पहले ये जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही फिलिस्तीन का दौरा करेंगे। भारत अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय स्तरों पर फिलिस्तीन को मजबूत राजनीतिक समर्थन के अलावा उसे आर्थिक मदद भी करता आया है। ऐसे में पाकिस्तान में फिलिस्तीन के राजदूत के आतंकी हाफिज सईद की रैली में शामिल होने से राजनीतिक दलों के साथ साथ आम लोग भी बेहद निराश हुए हैं। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि देश में शांति और विकास के लिए संसद में प्रभावी कामकाज जरूरी है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों पर भी संसद के बेहतर संचालन की जिम्मेदारी है। उपराष्ट्रपति शनिवार को कोलकाता में भारत में संसदीय लोकतंत्र का पुनर्जीवन विषय पर एक आयोजित सेमिनार में बोल रहे थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शनिवार को कोलकाता चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 187 साल पूरे होने पर हुए कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने संसदीय लोकतंत्र पर एक सेमिनार को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पिछले कुछ सालों में संसद में होने वाला विधायी कामकाज और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा के लिए समय में कमी आई है। उन्होंने संसद में प्रभावी कामकाज को शांति और स्थिरता के लिए जरूरी बताया। Urban-rural divide is there, population problems are there, women's problems are there, agriculture labor's problems are there, you have borders problems. All these things should be discussed and there should be an enlightened debate at the end of the day so that the government gets a proper guidance. There is no alternative but to ensure that Parliament functions in an effective and responsive manner to further peace, progress and prosperity in the country. उपराष्ट्रपति ने संसद में अवरोध पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल अपने सदस्यों पर लगाम लगाने में विफल हो रहे हैं। उपराष्ट्रपति के मुताबिक बहस और चर्चा संसदीय लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन अवरोध और स्थगन से इस पर असर पड़ रहा है। If the role models themselves do not behave as per expectation, then there will be depression in the society. People will be disappointed, which is not good for a parliamentary democracy. So there has to be accountability, there has to be transparency. Both things are necessary for success of any parliamentary democracy. उपराष्ट्रपति ने कहा कि बदलते परिवेश में नागरिकों की उम्मीदें बढ़ रही हैं, इसलिए संसद और विधानसभाओं को अपने कामकाज पर बार-बार विचार करने की जरूरत है। To meet the ever increasing expectations from Parliament, and I say Parliament, legislature also. It needs constantly review its structural, functional requirements as also the entire gamut of its operational procedures and strengthen the resources at its disposal. उपराष्ट्रपति ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उद्योग संगठन के कामकाज की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कारोबार और कृषि दो अहम पेशे हैं जो समाज को समृद्ध बनाने में मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि सुशासन के लिए सबको कानून का सम्मान करना होगा। If everybody follows law, if everybody follows rules, if everybody do their duty, then you really have a good governance. It's not simply governmental effort alone of bringing good governance. Mere development alone will not suffice. इससे पहले कोलकाता पहुंचने पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी और राज्य सरकार के मंत्री फिरहाद हाकिम ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। बाद में उपराष्ट्रपति ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण भी किया। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी, कोलकाता। देश में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव साथ साथ कराए जाने पर बहस तेज हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर इस विषय की चर्चा की है। संसद की शीतकालीन सत्र की अवधि कम किए जाने के वक्त भी इस चर्चा ने जोर पकड़ा, लेकिन इस मसले के कई कानूनी और कई संवैधानिक पेचीदगियां हैं। तो क्या देश में चुनावों का एक निश्चित समय हो सकता है? हमारे कार्यक्रम सरोकार में हमने इस मसले का जवाब तलाशने की कोशिश की। देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव 1967 तक साथ साथ हुए, लेकिन 1967 के चुनाव के बाद ये सिलसिला टूटना शुरू हो गया। देश में इस वक्त सालाना औसतन 5 चुनाव होते हैं। बार बार चुनाव के कई नुकसान सामने आए हैं। चुनावों का खर्च लगातार बढ़ा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में सरकार का करीब 4000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय पर गंभीर बहस की बात की है, लेकिन इस मसले की कई पेचीदगियां भी हैं। सत्ताधारी बीजेपी का कहना है कि इन मुश्किलों को आम राय से दूर किया जा सकता है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान है कि अगर हमें पॉलिसी और गवर्नेंस के ऊपर चलना है, क्योंकि आचार संहिता भी एक अनिवार्य चीज हो गई है और आचार संहिता का अर्थ है कि बाकी के जितने भी प्रशासनिक निर्णय हैं वो तुरंत रुक जाएंगे। तो ये समस्या के विभिन्न पक्ष हैं। इन पक्षों पर विचार करते हुए सभी राजनीतिक दलों में सर्वानुमति बने ताकि चुनाव के लिए वोट हम एक निश्चित अवधि में मांगे। विपक्ष के ज्यादातर दल ये
सभी चुनाव एक साथ होने से देश का फायदा होगा, लेकिन इन दलों का मानना है कि यह आसान काम नहीं है। इन दलों का कहना है कि अगर सरकार साथ साथ चुनाव के मसले पर गंभीर है तो उसे अपनी योजना का मसौदा सार्वजनिक बहस के लिए पेश करना चाहिए। पंचायत हो, जिला परिषद हो या विधानसभा का हो, ये स्टेट रिलेटेड है। ये तीनों साइमल्टेनियस हो सकते। पार्लियामेंट सेंटर का है, पूरे मुल्क का है, उसमें आचार संहिता भी आती है। और अगर ये स्टेट को अलग कर दिया जाए तो आचार संहिता सिर्फ वो स्टेट तक आती है। संविधान के जानकार मानते हैं कि इस मसले में कई संवैधानिक पेचीदगियां हैं। उनके अनुसार इन पेचीदगियों के लिए सरकार को बहुत कठिन तैयारी करनी पड़ेगी, जिससे जरूरत पड़ने पर इस मामले में अदालत की चुनौती से निपटा जा सके। आम राय बनना कठिन है लेकिन असंभव नहीं है जी। लेकिन जो भी संशोधन का फॉर्मेट बनाया जाए, जो भी परिवर्तन लाना है संविधान में, उसकी जुडिशल जरा स्क्रूटिनी कर ली जाए अच्छी तरह से जी, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट उसमें फिर बाद में दखल अंदाजी न कर पाए। देश में पंचायत से लेकर लोकसभा तक सभी चुनाव साथ साथ करना देश और सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए देश में एक बड़ी बहस, तैयारी और आम राय बनाने की जरूरत होगी। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। और ये पूरी बहस रविवार रात 8 बजे आप राज्यसभा टीवी पर देख सकते हैं हमारे कार्यक्रम सरोकार में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। इस दौरान जयराम ठाकुर ने हिमाचल के विकास के लिए केंद्र से ज़्यादा सहयोग के मसले पर चर्चा की। इससे पहले उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री बनने के बाद जयराम ठाकुर की ये पहली दिल्ली यात्रा है। शुक्रवार को उन्होंने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। जयराम ठाकुर पहले ही यह साफ कर चुके हैं कि वो हिमाचल में वो या उनकी सरकार बदले की भावना से काम नहीं करेगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्यसभा टीवी को पहले इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि राज्य का विकास और कानून व्यवस्था को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है। जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के अंदर किसी गुटबाजी से भी इनकार किया। प्रेम कुमार धूमल के बारे में उन्होंने कहा कि वे पूर्व मुख्यमंत्री के अनुभवों का राज्य के हित में इस्तेमाल करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली पहली बार आया हूं और स्वाभाविक रूप से कुछ स्थापित हमारी परंपराएं हैं और यहाँ शिष्टाचार के नाते अपने वरिष्ठ नेतृत्व को मिलना और उसके साथ साथ में केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, सरकार से सहयोग हिमाचल प्रदेश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करके उस दृष्टि से हम यहाँ पर आकर के अपने केंद्रीय मंत्री से मिले। प्राथमिकता है हिमाचल को विकास की राह पर आगे बढ़ाना, उसके लिए जो भी करना होगा। एक छोटे से ब्रेक लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी के इस खास कार्यक्रम सरोकार में। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ कराने के मुद्दे पर। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराएंगे तो जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा पैसे की बचत होगी। This would be great because you know we'll just spend time and the ministers will spend time in the progress of the nation and not in just getting elections done and winning. देश में चुनाव का एक निश्चित टाइम टेबल होना चाहिए। ये देश के विकास के लिए, गवर्नेंस के लिए और राजनीति के लिए, तीनों के लिए आवश्यक है। पंचायत हो, जिला परिषद हो या विधानसभा का हो, ये स्टेट रिलेटेड है। ये तीनों साइमल्टेनियस हो सकते। इसमें निश्चित रूप से जो छोटे नहीं बल्कि जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं उनके लिए ये घाटे का सौदा होगा, ऐसा मुझे लगता है। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश में मानसिक रोगों से निपटने के लिए मिशन मोड में काम करने पर जोर दिया है। राष्ट्रपति का कहना है कि हमें मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में बात करने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बेंगलुरु के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान यानी निम्हांस को राष्ट्रीय संपत्ति बताया। बेंगलुरु में संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि ये संस्थान देश में मानसिक स्वास्थ्य की राष्ट्रीय नीति, कार्यक्रम और एजेंडा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि संस्थान ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया है और इसके परिणाम चिंताजनक हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। The National Mental Health Survey is a wake-up call. It has focused attention on the more chronic and disabling mental health problems. With the National Mental Health Policy and the Mental Health Care Act now in place, the stage is set for an honest and broad-based effort. It is important to set ambitious but achievable targets and make sure we reach them within a tight deadline. मुंबई के कमला मिल कंपाउंड अग्निकांड के बाद बीएमसी ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। शनिवार को करीब 100 रेस्टोरेंट्स और पब्स के अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। जिस पब में गुरुवार की रात आग लगी थी, उसके 2 मालिकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। मुंबई के कमला मिल परिसर में आगजनी की घटना की जांच प्रक्रिया तेज हो गई है। मुंबई पुलिस ने पब के 2 मालिकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। सभी आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 5 टीमें बनाई गई हैं। मालिकों के खिलाफ पहले ही गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। इस हादसे के बाद बीएमसी ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। कई रेस्टोरेंट और पब के अवैध निर्माण को गिरा दिया गया है। कमला मिल और रघुवंशी मिल कंपाउंड के 4 होटलों के अवैध हिस्से पर बीएमसी का बुलडोजर चला। मुंबई के सभी रेस्टोरेंट की जांच के लिए बीएमसी ने 25 टीमें गठित की हैं। ये टीमें आग लगने पर एग्जिट के इंतजाम, सीढ़ियां, फूड लाइसेंस, हुक्का सर्विस और शराब जैसे इंतजामों की पड़ताल करेगी। पहली बार नहीं कार्रवाई हुई, इसकी पहले भी हुई है और जो घटना हुई है उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है। अभी जिन्होंने वायलेशन किया है उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड के अधिकारी हादसे की वजह को जानने के लिए भी पड़ताल में जुटे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी के 5 अधिकारियों को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए निलंबित कर दिया था। गुरुवार की रात कमला मिल कंपाउंड के 1 अबव में जन्मदिन की पार्टी में आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई थी। We are a local citizen in this area. Every time we go there and complain about that. But later on, last October month, I am written complaint in G South ward. There is some 50s or more than 50s pubs, hotels in this area. There is I mention a lodge complaint against that. There is encroachment in that. Inside the encroachment is there no any guidelines followed by fire brigades and all that. मुंबई हादसे से सबक लेते हुए दिल्ली में भी नए साल से पहले रेस्टोरेंट और पब की जांच शुरू कर दी गई है। 50 पीपल का उनका कवर है तो दे शुड नॉट अलाउ, वो 50 लोगों से ज़्यादा लोगों को वहाँ नहीं बैठाएं। जिसे ज़्यादा करेंगे तो क्राउडिंग हो सकता है। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो गया बाय चांस तो इवैक्यूएशन में प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा जो इंसिडेंट बॉम्बे में हुआ उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग इन लोगों को बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट रखना है फायर पॉइंट ऑफ व्यू से। दिल्ली के कई बार और होटलों में सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में अब सड़क पर कोई भी हादसा हो, तेजाब फेंकने का मामला हो या जलने का मामला हो, पीड़ित के इलाज का सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। ऐसे लोगों का इलाज निजी अस्पताल में भी किया जाएगा। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के तहत दिल्ली की सड़कों पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति अगर कोई भी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होता है तो उसके इलाज का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सरकार के इस कदम की तारीफ की है। साथ ही योजना की सही निगरानी के लिए सलाह दी है कि प्रशासनिक विभाग रोगियों के लिए ऑनलाइन आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करे। इससे उचित इलाज के साथ साथ देखभाल में भी मदद मिलेगी। अगले साल आम बजट से पहले नीति निर्माता कृषि क्षेत्र पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। अगले कुछ सालों में सरकार किसानों की आय दोगुना करना चाहती है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि बजट के जरिए कृषि में निवेश बढ़ाने की जरूरत है।
आगामी आम बजट में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कई अहम घोषणाएं हो सकती हैं। वैसे पिछले 3 साल में सरकार कृषि संकट खत्म करने के लिए कई अहम कदम उठा चुकी है। इनमें लंबे वक्त से अटकी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड जैसी योजनाएं शामिल हैं। इनका मकसद किसानों की खस्ता हालत को सुधारना है। Last 3 years has not been very good for agriculture, excepting the year 2016-17. The average growth rate is less than 1%. In first year, in 2015-16, it was negative minus. After that, it was only 0.2%. साल 2013 में जनवरी से दिसंबर के बीच नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक एक किसान परिवार की औसत मासिक आय 6,426 रुपए है। इसमें से महज 60% यानी करीब 3,900 रुपए खेती से आते हैं, जबकि 30% आय मजदूरी से आती है और लगभग पूरी आमदनी महीने में ही खर्च हो जाती है, यानी बचत शून्य है। इस वजह से देश के लगभग आधे किसान परिवार यानी करीब 9 करोड़ परिवार कर्ज में डूबे हैं। A rate at which the cost of cultivation is going up, if the remunerative or the prices of agricultural commodities do not rise in the same proportion, then the farmer's income or farmer's margin gets squeezed. गांवों में गरीबी कम करना सरकारों के लिए हमेशा चुनौती भरा रहा है। गुजरात के ग्रामीण इलाकों में बीजेपी के प्रदर्शन में गिरावट को इसकी एक वजह माना जा रहा है। गुजरात में 124 विधानसभा सीटें ग्रामीण इलाके में हैं। 2012 के मुकाबले इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 51 सीटें जीती और उसे 12 का घाटा हुआ। दूसरी तरफ विपक्ष ने 67 सीटें जीती, जबकि पिछले चुनाव में उसे 55 सीटें मिली थीं, यानी 12 सीटों का फायदा। अगले साल 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आम बजट के जरिए इस चुनौती को दूर करना बीजेपी सरकार के लिए एक अवसर की तरह है। कृष्णानंद त्रिपाठी, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने जीएसटी R1 रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी तक बढ़ा दी है। अब 1.5 करोड़ रुपए तक के सकल कारोबार वाले व्यापारियों को जुलाई से सितंबर की जीएसटी R1 रिटर्न 10 जनवरी तक जमा करानी होगी। इससे पहले ये रिटर्न 31 दिसंबर तक भरी जानी थी। कारोबारियों को दिसंबर माह के लिए ये रिटर्न 10 फरवरी तक भरनी होगी और उसके अगले माह के लिए उसके बाद पड़ने वाले महीने की 10 तारीख को भरनी होगी। जीएसटी परिषद ने 1.5 करोड़ रुपए तक कारोबार करने वाले कारोबारियों को नवंबर माह में उनकी अंतिम रिटर्न जीएसटी R1 को तिमाही आधार पर भरने की अनुमति दी थी। संजय लीला भंसाली के लिए सेंसर बोर्ड से राहत की खबर है। बोर्ड ने नाम में बदलाव के साथ फिल्म को यूए सर्टिफिकेट देने का फैसला किया है। बोर्ड की 6 सदस्यीय कमेटी ने 28 दिसंबर को फिल्म देखने के बाद समीक्षा बैठक की। इसमें बोर्ड ने फिल्म को 4 संशोधनों के साथ यूए सर्टिफिकेट देने का फैसला किया है। साथ ही निर्माताओं को फिल्म का नाम पद्मावती से बदलकर पद्मावत करने का सुझाव दिया है। जरूरी बदलाव के बाद फिल्म को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बोर्ड ने फिल्म के डिस्क्लेमर में बदलाव करने को कहा है, जिसमें सती प्रथा को बढ़ावा नहीं देने की बात कही जाए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के प्रमुख प्रसून जोशी ने घूमर गाने में भी बदलाव करने को कहा है। फिल्म को प्रमाणन के लिए 28 नवंबर को सेंसर बोर्ड के पास भेजा गया था। पहले फिल्म के निर्माता इसे 1 दिसंबर को रिलीज करना चाहते थे, लेकिन देश भर में विरोध प्रदर्शनों के बाद रिलीज की तारीख आगे बढ़ाने का फैसला किया गया। हिंदू समाज से जुड़े कुछ संगठनों ने निर्माताओं पर ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। उत्तर भारत के कई इलाके ठंड और घने कोहरे की चपेट में हैं। उत्तर प्रदेश में शनिवार को कई स्थानों पर कोहरा छाया रहा। दिल्ली में भी तड़के हालात यही रहे। वहीं जम्मू कश्मीर में लेह में भी कल इस मौसम की सबसे ठंडी रात रही। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में शनिवार को घना कोहरा छाया रहा। हालात ऐसे थे कि दिन में भी हेडलाइट जलाकर निकलना पड़ा। घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त है और वाहनों की आवाजाही भी बाधित हुई। कोहरे ने कई ट्रेनों की रफ्तार धीमी कर दी और मुसाफिरों को घंटों रेलवे स्टेशनों पर इंतजार करना पड़ा। बहुत परेशानी हो रही कोहरे की वजह से। हाँ जी, गाड़ी की वजह से बैठे हम लोग 4-5 घंटे से, अभी आई नहीं है सर जी। मतलब अभी और लेट हो जी, हो सकता है और भी लेट हो जाए। बढ़ती ठंड भी लोगों को परेशान कर रही है। कई इलाकों में तापमान गिर 7 से 8 डिग्री तक पहुंच गया है। ठंड से बचने के लिए लोग
अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। अरे क्या बताइए, अब देखिए कोहरा कितना गिर रहा है, हम लोग ऐसे हाथ ठंडा रहा है, ना आगी जल रही है ना कम्बल मिल रहा है। दिल्ली में भी शनिवार को कोहरा छाया रहा। कई इलाकों में दृश्यता गिरकर 400 मीटर रह गई। इससे वाहनों की आवाजाही बाधित हुई। ठंड के चलते भी लोगों को परेशानी हो रही है। शनिवार को न्यूनतम तापमान गिरकर 7.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। उधर जम्मू कश्मीर में भी ठंड से राहत नहीं है। लेह में शुक्रवार को इस मौसम की सबसे ठंडी रात रही, जब तापमान गिरकर 0 से 14 डिग्री नीचे चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इजराइल 31 दिसंबर 2018 से संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संस्था यानी यूनेस्को का सदस्य नहीं रहेगा। इजराइल ने यूनेस्को को इस बारे में औपचारिक तौर पर सूचित कर दिया है। इजराइल ने करीब 2 महीने पहले ही यूनेस्को से अलग होने का ऐलान किया था। अमेरिका की यूनेस्को की सदस्यता छोड़ने के ऐलान के बाद इजराइल ने यह फैसला किया था। यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्रे अजूले ने इजराइल के इस निर्णय पर गहरा अफसोस जाहिर किया। उनका मानना है कि यूनेस्को के अंदर रहकर भी सदस्य देश अपने मतभेदों को निरंतर वार्ता और सहयोग के जरिए सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं। 2011 में फिलिस्तीन को यूनेस्को के सदस्य के रूप में शामिल किए जाने के बाद से ही अमेरिका और इजराइल लगातार विरोध जताते रहे हैं। अमेरिका ने भी अक्टूबर में ऐलान किया था कि वो भी यूनेस्को की सदस्यता वापस लेगा और वो यूनेस्को के लिए एक स्थायी पर्यवेक्षक मिशन स्थापित करना चाहता है। अमेरिका 31 दिसंबर 2018 तक ही यूनेस्को का पूर्ण सदस्य रहेगा। अमेरिका की यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देने के बाद से ही इजराइल और फिलिस्तीन में तनाव बढ़ गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।